सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले वीडियो है उसमें जो चरक के सूत्र स्थान के 1 से 10 चैप्टर, 11 से 20, 21 से 30, फिर उसके बाद निदान स्थान, फिर विमान स्थान, फिर शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान, इनके क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वाइज, स्थान वाइज। और अब जो क्वेश्चंस होंगे ये चरक पूर्वार्ध मतलब चरक फर्स्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 25-25 चैप्टर के वीडियो होंगे। और जो ये क्वेश्चन लगभग 2500 क्वेश्चन जो होंगे मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते रहे वीडियो को और पढ़ते रहिए। आदर्श चिकित्सक बनने की ओर अग्रसर होइए और एक जो उपद्रव रहित चिकित्सा, जो साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा की ओर बढ़िए। तो जो आयुर्वेद से प्रेम करते हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वे इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने बैचमेट, अपने साथियों को बताएं। खुद आयुर्वेद को पढ़ें और आयुर्वेद को पढ़ाने में सहायता करें, सपोर्ट करें आयुर्वेद का। तो आगे बढ़ते रहें। देखिए, आदर्श जो चिकित्सा है वे आयुर्वेद ही है, आदर्श चिकित्सा। क्योंकि जो चरक संहिता में निदान स्थान के जो 8वां चैप्टर है उसमें बताया है कि प्रयोग है संयेत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्येत न असौ विशुद्ध है। प्रयोग है संयेत व्याधिम यो अन्नम अन्नम उदीर्येत न असौ विशुद्ध है। शुद्धस्तु संयेत योन कोपियेत, शुद्धस्तु संयेत योन कोपियेत। मतलब कि जो बताया कि प्रयोग है संयेत व्याधिम यो अन्यम अन्नम उदीर्येत न असौ विशुद्ध है, कि वह चिकित्सा शुद्ध नहीं है, वह चिकित्सा आदर्श नहीं है जो एक रोग का तो शमन करे और दूसरे रोगों को बढ़ाए। तो फिर शुद्धस्तु संयेत योने कोपियत। शुद्ध चिकित्सा, आदर्श चिकित्सा, आइडियल चिकित्सा तो वह है जो एक रोग का शमन करे उसको और दूसरे रोगों को उभाड़े नहीं, बल्कि एक रोग के साथ और रोगों का भी शमन करे। तो ये आदर्श चिकित्सा, आइडियल चिकित्सा, उपद्रव रहित चिकित्सा, जो कॉम्प्लिकेशन रहित चिकित्सा आयुर्वेद ही है। जो साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा आयुर्वेद ही है। जबकि आयुर्वेद साइड इफेक्ट की तो दूर की बात है, साइड बेनिफिट वाली चिकित्सा है जो आयुर्वेद है। तो इसलिए आयुर्वेद का सपोर्ट करें, आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद को पढ़ाएं और मेहनत करें जितना भी हो सकता है कि आयुर्वेद से जी ना चुराएं, आयुर्वेद से मुंह ना मोड़ें। क्योंकि एक ये जो विश्व की सबसे महानतम चिकित्सा है, जो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, वह आयुर्वेद ही है। लेकिन आयुर्वेद को पिछड़ा, जो आयुर्वेद पिछड़ा इसकी वजह से क्योंकि इसको लोगों ने महत्व नहीं दिया। और आयुर्वेद को कुछ जो महान ग्रंथ थे उनको जो विदेशी ताकतें हैं या विदेशी आक्रमण हैं जो उन्होंने दबाया था, जो आयुर्वेद के और जो जो भारत के जो अच्छे से अच्छे नॉलेज के, ज्ञान के जो ग्रंथ थे उनको नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया था। तो लेकिन फिर भी आयुर्वेद को सुरक्षित है आयुर्वेद। और आयुर्वेद को ये जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है इसको सपोर्ट करें, इसी को आगे लाना है। इसमें मतलब सारी विश्व, सारी दुनिया आयुर्वेद को जाने, आयुर्वेद की ताकत को जाने। इसलिए आयुर्वेद को पढ़ना भी है और आयुर्वेद को पढ़ाना भी है, आयुर्वेद का सपोर्ट करना भी है और आयुर्वेद को बढ़ाना भी है। क्योंकि जो चिकित्सा स्थान के, चरक चिकित्सा स्थान के जो सिद्धि स्थान का 12वां चैप्टर है, वहां के अंत में एक श्लोक लिखा है कि रोगास्तेषां चिकित्सां च स किमर्थम ने बुध्यते चिकित्सा वहनी वेशस्य स्वस्थ आतुरहितम प्रति यद ही अस्ति यद अन्यत्र यत्न ही अस्ति न तत्क्वचित। कि
चरक ने जो उसमें श्लोक में कहा है कि रोगास्तेषां चिकित्साम च स किमर्थम ने बुद्धे थे, कि जब जो रोग और उनकी चिकित्सा जब आयुर्वेद में चरक संहिता में बताई है, तो आयुर्वेद को क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग? आयुर्वेद का क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? आयुर्वेद को क्यों नहीं जानते हैं? आयुर्वेद की नॉलेज क्यों नहीं रखते हैं? रोगास्तेषां चिकित्सां च स किमर्थम ने बुध्यते, जो चिकित्सा वहनी वेश से स्वस्थ आतुर हृतम पति, जो ये अग्निवेश तंत्र है, जो चरक जी कहते हैं कि अग्निवेश तंत्र है ये, जो चरक संहिता है, चिकित्सा वहनी वेश से स्वस्थ आतुर हृतम प्रति, जो ये चिकित्सा है ये स्वस्थ और आतुर रोगी दोनों के लिए ही है, क्योंकि चिकित्सा वहनी वेश से स्वस्थ आतुर हितम प्रति यद ही अस्ति यद अन्यत्र यत नहीं अस्ति न तत् क्वचित, जो चरक संहिता में है वे कहीं और जगह भी मिल सकता है, लेकिन यद नहीं अस्ति न तत् क्वचित, जो चरक संहिता में नहीं है वे कहीं नहीं मिलेगा। तो चरक संहिता इतनी महान ग्रंथ है, जो ये विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा ग्रंथ है। तो इसको पढ़ें, इसको पढ़ाएं और इसको सपोर्ट करें आयुर्वेद का। और इसलिए जो आयुर्वेद को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लाएं, ताकि ये आयुर्वेद की ताकत को ये दुनिया जाने। जो मरीज है वे विश्वास कर सकें आयुर्वेद पे, और मरीज तो हैं वे विश्वास करें, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे स्वस्थ ही बने रहें, रोगी होवे ही नहीं। और क्योंकि जो चरक के सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में है, जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, तो बताया है कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम प्रशमनम च, कि आयुर्वेद का प्रयोजन ही यह है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और रोगी के रोगों को निवारण करना। अब कोई चिकित्सक ये ना सोचे, या कोई भी आयुर्वेद प्रेमी या कोई भी हो ये ना सोचे कि जब स्वस्थ व्यक्ति की चिकित्सा ही करेंगे तो फिर रोगी होंगे ही नहीं। फिर रोगी नहीं होंगे तो जो उनका आजीविका कैसे चलेगी चिकित्सकों की? तो रोगी ही नहीं होंगे तो रोग नहीं आएंगे, रोग नहीं होंगे मरीज नहीं आएंगे, मरीज नहीं आएंगे तो चिकित्सा किसकी करेंगे, और चिकित्सा किसकी करेंगे, नहीं करेंगे तो आजीविका कैसे चलेगी? कमाएंगे कहाँ से? धन कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो यह सोचना बिल्कुल मैं ये जो बता देता हूँ कि यह सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ चिकित्सा करेंगे, तो हमारे पास स्वस्थ व्यक्ति ही दिखाने आएंगे, कि वे रोग ना हो, जो छोटी मोटी बीमारियां हो उनको ही लेके तुरंत आ जाएंगे, और स्वस्थ व्यक्ति ही आएंगे हमसे कुछ भी सलाह लेने या दवाइयां लेने की, हम बीमार ना पड़े तो क्या लें, खांसी ना हो या हल्की खांसी है तो इसके लिए क्या लें, बुखार हो चाहे टाइफाइड हो चाहे पेट के दर्द को बीमारियां हो, तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे भी दवाइयां लेने आएंगे कि जोड़ों के दर्द ना हो, कमर दर्द ना हो, सिर दर्द ना हो, और जो ये श्वास की बीमारियां ना हो, नजले की बीमारियां, ये हैं ताकत के लिए, जो दुर्बलता को दूर करने के लिए। ये बहुत ऐसी है, बहुत प्रोडक्ट हैं, जो च्यवनप्राश है, अश्वगंधा पाक है, कौच पाक है, ब्रह्म रसायन है, द्राक्षा अवलेय है, और जो ये सिरप है बहुत अश्वगंधारिष्ट है, सरस्वतारिष्ट है, जो ब्राह्मी वटी टेबलेट है स्वर्ण युक्त और साधारण है, बहुत सारे चूर्ण हैं, त्रिफला चूर्ण, शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, सफेद मूसली चूर्ण, और जो पंच ये अविपत्तिकर चूर्ण, पंचकार चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण, और तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, कितने ही सारे चूर्ण हैं। आसव अरिष्ट हैं बहुत सारे, जो अभियारिष्ट है, द्राक्षासव है, और ये अश्वगंधारिष्ट है, अर्जुनारिष्ट है, सरस्वतारिष्ट है। तो जैसे अवलेह में ब्रह्म रसायन च्यवनप्राश वगैरह ये हैं ही, और श्रेयांवला भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो, और बाकी खुद भी बना सकते हैं, द्राक्षा अवलेह हो या फिर जो ब्लाजिल अवलेह भी है, और बहुत सारे अवलेह हैं, बहुत सारी वटियां हैं, फिर उसके बाद भस्में हैं, और जो कैप्सूल भी हैं, और स्वर्ण युक्त योग हैं, जो तो कितने ही जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग है, तो इनसे अपनी कमाई करनी है, इसने इनसे अपनी आजीविका चलानी है। और भी जो आयुर्वेद के बहुत सारे दृष्टि जो मतलब जो ड्राई आई ड्रॉप वगैरह हैं, दृष्टि की ताकत के लिए,
कान के तेल के लिए बिल्व तेल होता है, जो बिल्व तेल कान को जो डालने के लिए, आंखों के लिए जो ड्रॉप होती हैं, जो बहुत सारी ड्रॉप हैं। अणु तेल जो होता है नाक में डालने के लिए या नाक में प्रतिमर्श नशे करने के लिए अणु तेल होता है। और जो पाचन को ठीक करने वाली जो चूर्ण वगैरह हैं, जैसे चित्रक हो गया, या फिर पंचकोल, त्रिकटु चूर्ण है, पंचकार चूर्ण है, ये और दीपन पाचन के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। फिर उसके बाद जैसे गुडुचि गिलोय है, सुदर्शन घनवटी, गुडुचि घनवटी है, और ये कषाय हैं, गुड़चादि कषायम, कितने ही सारे जो और भी तिक्त कषाय हैं, महामंजिष्ठाद्यरिष्ट है, खदीरारिष्ट है, कितने ही योग हैं, जो बहुत सारे योग हैं। अभी नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट के वीडियो होंगे तो उनमें बताए जाएंगे क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या चीज है। तो इतने सारे योग हैं कि कोई लिमिट नहीं है। आयुर्वेद अथाह है, अथाह सागर है। आयुर्वेद एक महासागर है, इसका कोई आदि अंत कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका बस ये है कि इसकी नॉलेज जो सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को नॉलेज नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को का ज्ञान जो कम से कम लोगों को है, तो आयुर्वेद का ज्ञान सब तक पहुंचाएं कि स्वस्थ कैसे रहना है, रोगी हो जाए तो रोग को कैसे दूर करना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया है। कब दातुन करनी है, कितनी बार दातुन करनी है, तो कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, कौन से वेगों को धारण करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, ये सब कुछ बताया है। इसलिए आयुर्वेद का सपोर्ट करें, आयुर्वेद को जानें। और इस पे जो यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो आयुर्वेद के सारे नॉलेज को सपोर्ट वे शेयर करना है। और जो भी आयुर्वेद ये सोशल मीडिया पे जो भी आयुर्वेद से संबंधित कुछ भी जो नॉलेज है उसको सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बाकी नेक्स्ट शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो अभी इसमें वीडियो में मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। क्वेश्चंस जो होंगे लगभग 20,000 क्वेश्चंस होंगे आयुर्वेद के, 20 से 25 हजार क्वेश्चन होंगे। जो ये सारे क्वेश्चन से ये अपलोड हो जाएंगे, तो इनको सपोर्ट करना है और इन वीडियोज को शेयर करना है, लाइक करना है। और क्वेश्चंस के बाद जो थ्योरी होगी, थ्योरी के वीडियो ऑनलाइन क्लासेज होंगी, तो थ्योरी के वीडियो भी डाले जाएंगे, ट्रीटमेंट के वीडियो डाले जाएंगे। श्लोका जो भी आयुर्वेद के हैं सारे यूट्यूब पे मिलने चाहिए। जो भी श्लोक को ढूंढे हुए आयुर्वेद पे मिले, जो भी कुछ ढूंढे आयुर्वेद का प्रोडक्ट, आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद की थ्योरी, आयुर्वेद के क्वेश्चन, जो सब सोशल मीडिया पे मिलने चाहिए, तब ताकि दुनिया आयुर्वेद को जाने। और इसके लिए सभी मेहनत करें, मिलकर मेहनत करें कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, आयुर्वेद को दुनिया के सामने लाना है, तो मेहनत तो करनी ही होगी। और खुद भी मेहनत करें, और जो सोशल मीडिया पे है उनको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और दुनिया को बताएं, पड़ोसियों को बताएं, अपने परिवार को बताएं, अपने सदस्यों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने जो जो भी अपने संबंध में है, संबंधित हैं, उनको सबको बताएं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अब, जो चरक के पूर्वार्ध के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। मिक्स क्वेश्चनों में लगभग 2,500 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे, कि जो 80 से 90 या 100 वीडियो होंगी जो चरक के पूर्वार्ध के मिक्स क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स क्वेश्चन चरक पूर्वार्ध की। तो देखिए, निम्नलिखित रोगों में से किस एक रोग में गुरु और अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए? निम्नलिखित रोगों में से किस एक रोग में, किस एक में गुरु अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इनमें से गुरु भारी होना चाहिए और अपतर्पण कारक होना चाहिए। तो भारी और अपतर्पण करने वाला जो देंगे तो स्थौल्य की चिकित्सा में देंगे, स्थौल्य की चिकित्सा में। क्योंकि चरक के जो सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर है, अष्टौनिंदित अध्याय, उसमें बताया है कि गुरु अपतर्पणम च इष्टम, गुरु अपतर्पणम च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, गुरु अपतर्पणम च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, कृशानाम वृंगणार्थम च लघु संतर्पणम च यत्।
कि गुरु और अवतर्पण देने स्थौल्य को कम करने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए, और पतले को मोटा करना है तो लघु और संतर्पण होना चाहिए। तो इस तरह जैसे क्वेश्चन से सभी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को, थ्योरी को पढ़ेंगे तो आयुर्वेद समझ में आएगा कि कब किसको क्या देना है, क्या दवाई किसको देनी है, क्या किसको नहीं देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोषों में से किस एक की नानात्मज व्याधि उदर्द है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये केवल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए ही नहीं है। जो ये क्वेश्चन है ये आयुर्वेद को मजबूती बनाने के लिए, संहिताओं को अच्छे से समझने के लिए है। क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर संहिताओं की थ्योरी पढ़ें, और फिर संहिताओं की थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ें, बार बार थ्योरी क्वेश्चन ऐसे करके तब जाके मजबूती से पकड़ बनेगी संहिताओं पे और समझ में आएंगी। फिर तो हम एक आदर्श चिकित्सा कर पाएंगे, एक श्रेष्ठ चिकित्सक कर पाएंगे और श्रेष्ठ चिकित्सक कहलाएंगे। और हम जो एक हमारी पहचान होगी सभी समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे मतलब विश्व में हमारी पहचान होगी जब हम एक श्रेष्ठ चिकित्सक होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी। तो इसलिए वीडियो को देखें, पढ़ें, पढ़ाएं और आगे बढ़ें। निम्नलिखित दोषों में से किस एक की नानात्मज व्याधि उदर्द है। तो उदर्द किसकी होगी, तो ये उदर्द है जो कफ की नानात्मज व्याधि है, उदर्द, उदर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के बाद प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान कब होता है, तो जो श्लोक है कि आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते व्यक्ता तदात वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो ऐसा श्लोक कौन सी लाइन में आ रहा है, तो ये चौथा आंसर होगा, आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो चौथा आंसर होगा, आत्मा इंद्रिया मने अर्थोनाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। देखिए जो मैं एक क्वेश्चन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके साथ, क्वेश्चन के साथ जो संबंधित श्लोक है उसको भी बोल देते हैं, ताकि पता लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस श्लोक में से आया है, और श्लोक को भी बोलना आए, श्लोक भी याद कर सकते हैं साथ के साथ, जो क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन को अच्छे से समझा जा सकता है श्लोक के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरक अनुसार संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम कर्मों में अग्रय है। कि जो अग्रय बताए हैं यज्ञपुरुषी अध्याय में, तो उसमें बताया कि संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम कौन है। तो संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम है अनंता, अनंता, अनंता संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम। एक और होता है उत्पल कुमुद पद्म किंजल के, वे भी संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम है। तो अनंता और उत्पल कुमुद पद्म किंजल के है, ये होते हैं संग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा मूत्रा अस्मरी का रंग निम्नलिखित में से किस एक के समान होता है। जो श्लेष्मा मूत्रा मतलब कफज जो अस्मरी है, कफज पथरी है, उसका कलर कैसा होता है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो कफज जो पथरी है उसका कफज है तो सफेद होगी, और सफेद कौन है, मधुक पुष्प वर्णा। तो मधुक पुष्प वर्णा होगी कफज अस्मरी, श्लेष्मा मूत्रा अस्मरी मधुक पुष्प वर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ यत्र कुर्वन्ति तद संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक के साथ यत्र कुर्वन्ति तद संबंधित है। तो यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, तो अधिकरणम दूसरा आंसर होगा, यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा एक संतर्पण उपक्रम है। कि संतर्पण करने वाले कौन कौन सी चीज हैं जो संतर्पण करती हैं। तो संतर्पण जो करेंगी व्रंगण, स्नेहन और स्तंभन, संतर्पण करेंगी शरीर में संतर्पण, व्रंगण, स्नेहन व स्तंभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक समूह में कफ के से गुण हैं। कफ के गुण किस में हैं, कफ के, तो कफ के गुण किस में होंगे, तो निम्नलिखित समूह में से किस एक समूह में कफ के गुण हैं, कफ के गुण हैं। तो इसमें जो पहला आंसर होगा गुरु
शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेष्मणे श्लेष्मणे प्रश्नम यान्ति विपरीत गुणैर्गुणा। गुरु सी दो श्लोक में आता है कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेष्मणे प्रश्नम यान्ति विपरीत गुणैर्गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक जिसमें स्रोतस बताए हैं और सूची दो उसमें स्रोतस के मूल बताए के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर चुनना है तो पहला, जैसे रस व स्रोतस का मूल क्या है, तो रस व स्रोतस का मूल एक तो होगा हृदय, तो हृदय और 10 धमनियां, हृदय से जुड़ी हुई 10 धमनियां, हृदय से निकलने वाली 10 धमनियां और हृदय, ये रस व स्रोतस का मूल है। रस वहानाम स्रोताम हृदय मूलम 10 धमनिये। रक्त वह स्रोतस का मूल क्या है, तो रक्त वह स्रोतस का मूल होगा यकृत और प्लीहा। रक्त वहानाम स्रोताम यकृत मूलम प्लीहाच, यकृत मूलम प्लीहाच। उसके बाद है मूत्र वह स्रोतस का मूल क्या है, मूत्र वह स्रोतस का मूल, मूत्र वह स्रोतस का मूल होगा बस्ती और वंक्षण चरक के अनुसार, तो मूत्र वहानाम स्रोताम बस्ती मूलम वंक्षणौचे, मूत्र वहानाम स्रोताम बस्ती मूलौ वंक्षणौ च। फिर है स्वेद वह स्रोतस का मूल, तो स्वेद वह स्रोतस का मूल क्या होगा, स्वेद वह स्रोतस का मूल होगा मेद और लोमकूप, लोमकूप। तो मूत्र वहां स्वेद वहानाम स्रोताम मेदो मूलम लोमकूपश्च, मेदो मूलम लोमकूपश्च। तो मेदो मूलम लोमकूपश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकृति विषम संवेद की अवधारणा प्रथमतः उद्धृत की गई है। विकृति विषम संवेद की अवधारणा किसने दी सबसे पहले, तो ये दी थी चरक ने, चरक ने। विकृति विषम संवेद है क्या, देखिए एक तो होता है प्रकृति सम संवेद और एक होता है विकृति विषम संवेद। तो प्रकृति सम संवेद तो होता है कि जैसे कोई दो द्रव्य हैं, जैसे दूध और घी है, ये अलग अलग हैं, जब इनको एक साथ मिला, अलग अलग हैं तो ये स्नेहन और व्रंगण का काम करेंगे ये, और जब इनको एक साथ मिला दिया जाता है, दूध और घी को मिलाने के बाद जब सेवन करेंगे तो भी ये व्रंगण करेंगे, स्नेहन और व्रंगण करेंगे। लेकिन ये तो हुआ प्रकृति सम संवेद, प्रकृति सम संवेद, जो अलग अलग थे तब भी वही काम कर रहे हैं और एक साथ थे तब भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे शहद और घी, शहद और घी है ये अलग अलग तो कुछ अलग काम करते हैं, लेकिन जब इनको एक साथ समान मात्रा में ले लिया जाए, समान मात्रा में लगातार लिया जाए तो ये विष का काम करते हैं, विरोधी आहार हो जाते हैं, और जो मात्रा विरुद्ध कहलाता है वे, तो ये हो जाता है विकृति विषम संवेद, कि जो अलग अलग काम, अलग अलग द्रव्य थे और वे अलग अलग काम कर रहे, वे मिलाने के बाद भी वही काम करें, तब तो वो होता है प्रकृति सम संवेद। और जब जो दो अलग अलग द्रव्य जो अलग अलग काम कर रहे थे और जब उनको एक साथ मिलाया जाए तो उनको वे एक जैसा काम ना करके वे कुछ अलग काम करें, तो वो हो जाता है विकृति विषम संवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये चरक ने बताया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरक मतानुसार शाकों में श्रेष्ठतम पथ्य है, तो ऐसा कौन सा है जो शाकों में श्रेष्ठतम पथ्य है, तो जीवंती का शाक है वह शाका नाम श्रेष्ठ है, जीवंती शाकम शाका नाम श्रेष्ठ है। जो लेटिन नेम होता है जीवंती का लेप्टाडीनिया रेटिकुलेटा, लेप्टाडीनिया रेटिकुलेटा, तो जीवंती है जो शाका नाम श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपने पाचने अनाहय प्रस्मरा नाम कर्मों में कौन सा एक अग्रय है। दीपने पाचने अनाहय प्रस्मरा नाम, तो अनाहय को ध्यान रखना है, अनाहय दीपने पाचने कई और द्रव्य भी करते हैं, लेकिन अनाहय को ध्यान रखना है कि अनाहय कौन सा चीज नष्ट करती है। अनाहय को, तो अनाहय को दूर करता है पिपली मूल, पिपली मूल, तो आंसर होगा पिपली मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल चरक अनुसार अहिततम है। चरक ने जो बताया है कि अहिततम फल कौन सा है, तो अहिततम होगा लकुच, लकुच।
लकुश का फल सबसे बेकार होता है फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्लेव्य एक रस प्रदोषक विकार है। तो ये क्लेव्य एक रस प्रदोषक विकार है, बिल्कुल है। क्लेव्य शुक्र प्रदोषक से उत्पन्न होता है, तो क्लेव्य शुक्र दोष से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। गुल्म रक्त प्रदोषक विकार है, तो गुल्म भी रक्त प्रदोषक विकार है। इसलिए आंसर जो तीनों ही आएंगे, एक दो और तीन, तीनों ही आएंगे। तो एक बार ये देखते हैं कि क्लेव्य रस प्रदोषक विकारों में है या नहीं। उसका श्लोक बोल के देखें, देखते हैं जो सूत्र स्थान के 28वें चैप्टर में बताया है धातु प्रदोषक विकारों में, कि अब रस व प्रदोषक होते हैं कि रस जाना, सॉरी, रस प्रदोषक में आता है अश्रद्धा चे अरुचिश्च आस्य वे रसम ए रसज्ञता हिल्लासो गौरवम तंद्रा च अंग मर्दो ज्वरस्तमे पांडुत्वम श्रोत्साम क्लेद है क्लेव्यम साध है कृषांगता, क्लेव्यम साध है कृषांगता नासो अग्निर यथा कालम पलेतानि पलितानि चे, नासो अग्निर यथा कालम पलितानि चे। तो ये रस प्रदोषक विकारों में होता है कि अश्रद्धा चे अरुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता हिल्लासो गौरवम तंद्रा चे अंग मर्दो ज्वरस्तमे है पांडुत्वम श्रोत्साम रोध है क्लेव्यम साधे कृषांगता नासो अग्नेर यथा कालम वले पलितानि चे। तो इसमें क्लेव्य आ रहा है रस प्रदोषज विकारों में। अब देखते हैं शुक्र प्रदोषज विकारों में कि शुक्र से दुष्टौ क्लेव्यम, क्लेव्य शुरू में आ जाता है श्लोक में, शुक्र से दोषात क्लेव्यम ए हर्षणम, शुक्र से दोषात क्लेव्यम ए हर्षणम रोगी व क्लीवम अल्पायु विरूपम व प्रजायते नेचे अस्य जायते गर्भे पतति प्रेस्रवती अपि शुक्रम ही दुष्टम स अपत्यम स दारम बाधते नरम। तो ये शुक्र प्रदोषज विकार है। बाकी रक्त प्रदोषज विकारों में जो गुल में आता है कि जैसे वक्षन्ते रक्त दोषजा कुष्ठ विसर्प पिड़का रक्त पित्तम ए दर्दर एसरगदरे गुद मेढ्र आशे पाकच पिलिहा गुल्मो अथ विद्रधि, पिलिहा गुल्मो अथ विद्रधि नीली का कामला व्यंग पिपलव तिल चाल का दद्रुश्चर्म दलम सवित्रम पामा कोठा श्रमंडलम। तो ये रक्त प्रदोषज विकार हैं। तो इनको श्लोक हैं जो उसमें दिए हुए हैं चरक सूत्र 28 में, तो वहां पर देख सकते हैं। तो आंसर तीनों ही होगा, एक दो और तीन, तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस प्रकृति के भेद कितने होते हैं। तो मानस प्रकृति जो 16 मानस प्रकृति के भेद होते हैं, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि शूल किस मार्गत व्याधि है। संधि शूल संधियों में होने वाला शूल किस स्थान पर, किस मार्गत है। तो ये मध्यम मार्गत होगा, मध्यम मार्गत, जो कि 11वें चैप्टर में बताया सूत्र स्थान में मध्यम मार्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास की क्रिया को प्रभावित करने वाला स्रोतस कौन सा है। तो श्वास को प्रभावित करने वाला प्राण उदक अन्नवाहनाम दुष्टानाम श्वासिकी क्रिया, तो सभी होगा। प्राण उदक अन्नवाहनाम दुष्टानाम श्वासिकी क्रिया, श्वास में सभी स्रोत दुष्टि होती है। स्वेदवे स्रोत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेदवे स्रोत दुष्टि में चिकित्सा किसके समान करते हैं। जो चरक विमान स्थान के 5वें चैप्टर में बताया क्वेश्चन कि स्वेद व स्रोतो दृष्टि में ज्वर के समान चिकित्सा करते हैं। ज्वर, यदि स्वेद व स्रोतो दृष्टि हो गई है तो इसमें ज्वर के समान चिकित्सा करना है। नेक्स्ट, तो आंसर दूसरा होगा ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट की चिकित्सा का वर्णन चरक ने स्थान संहिता में कहां पर मिलता है। तो चरक संहिता में नेक्स्ट की चिकित्सा का वर्णन मिलता है शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में, कतिधा पुरुषीय अध्याय, कतिधा पुरुषीय अध्याय में मिलता है। तो दूसरा आंसर होगा शारीर स्थान में, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य द्रव्य की निर्मित हेतु आवश्यक है। तो कार्य द्रव्य की निर्मित हेतु आवश्यक होता है पंच महाभूत, पंच महाभूत कार्य द्रव्य की निर्मित हेतु आवश्यक है पंच महाभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथुन की सामान्य स्थिति है। तो चरक ने शारीर स्थान में बताया है कि मैथुन की सामान्य स्थिति होती है जो उत्तान अवस्था में है, उत्तान अवस्था में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिक्त रस का भौतिक संगठन है। तो तिक्त रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं। तो तिक्त रस में होते हैं वायु और आकाश, वायु और आकाश। वे तो 26वें चैप्टर में बताया सूत्र स्थान में, आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में, वायु और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार परादी गुणों की संख्या है। तो चरक अनुसार परादी गुणों की संख्या जो होती है वह होती है 10। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एच
विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामम् अथ अपि च संस्कारो अभ्यास इति एते गुणा ज्ञेया प्रादिया सिद्धि सिद्धि उपाया चिकित्साया तेषाम वाक्यम लक्षणम तेषाम। तो इस तरह से ये जो 10 हैं परादी गुण 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म भी वमनादि भी का समावेश है। कर्म भी वमनादि भी का समावेश है पंचकर्म में। पंचकर्म में आता है वमन आदि, वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन। तो पंचकर्म, कर्म भी वमनादि का समावेश है पंचकर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म ठीक है। तो कौन सा युग्म ठीक होगा? स्वेदन और स्तंभन, स्वेदन और स्तंभन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो जो वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें आयुर्वेद को और सपोर्ट करें आयुर्वेद को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।